मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। टोटल 30 क्वेश्चन है, ज़रूर से आप लोग देखो, आप लोग समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बताऊँगा आप लोग को। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने का, टेलीग्राम चैनल में चले जाने का, टेलीग्राम चैनल में आप शेयर करो, वहाँ पे पूरा डिटेल में आप लोग को बता दिया जाएगा जो प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग पूछोगे तभी बता पाएंगे, नहीं पूछोगे तो हम नहीं बता पाएंगे आप लोग को। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ठीक है। और जितने नए बंदे देख रहे हैं प्लीज़ उल्लेख से एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो। चलो ले चलते क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन चूसड़ स्ट्रोक के दौरान हवा के वास्तविक आयतन का प्रवर्तित आयतन का अनुपात है? यानी पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखो ध्यान से सुनो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन चूसड़ स्ट्रोक के दौरान हवा के वास्तविक आयतन में प्रवर्तित आयतन से अनुपात है? ये ऑप्शन में देखेंगे वायु मानक दक्ष यानी दक्षक। सी ऑप्शन देखेंगे, बी ऑप्शन देखेंगे विशिष्ट आउटपुट। सी ऑप्शन देखेंगे आयतनिक आउटपुट। डी ऑप्शन देखेंगे आयतनिक दक्षता। तो यहाँ पे देखो आप लोग को एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलेगा, आप लोग को एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलेगा। हर क्वेश्चन का हर एक एग्जाम्पल है, तो ज़रूर से आप लोग पूरा वीडियो देखो। अधूरा छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पूरा देख के जाओगे सब कुछ मिलेगा। इसलिए जितना हो सके उतना पूरा देखो। वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक बहुत कम आ रहा है आप लोग से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रतिवर्ती आयत से अनुपात कितना होता है? आयतनिक दक्षत होता है। ये हमारा यहाँ पे देखा जाए तो सही ऑप्शन आयतनिक दक्षता, आयतनिक दक्षता। चलो, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन देखा जाए तो सही था। वहाँ पे आप लोग को दिखाया हमने। यहाँ पे स्पष्टीकरण देखा जाए तो स्पष्टीकरण जो हमने किया उसको ज़रा देखो, आप लोग समझो, है ना। वैल्यूमेट्रिक यानी वैल्यूमेट्रिक दक्षता को सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में डाली गई हवा को वास्तविक मात्रा और स्वेप्ट यानी वॉल्यूम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से मापता है कि एक कंप्रेसर कितनी कुशलता से अपने सिलेंडर को हवा से भर सकता है। यानी जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर के अंदर हवा कितनी भर सकता है, यानी कितनी प्रेशर हो सकता है, उसके लिए मापने की यहाँ पे बोल रहा है ऐसा, है ना। यानी कितनी कंप्रेसर अंदर हवा हो सकती है, कितनी स्ट्रोक, कितना तापमान बोले तो सह सकता है, उसके लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा तो वही यहाँ पे बोल रहा वही चीज़। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाए तो आमतौर पर पेट्रोल इंजन की तापीय क्षमता डीजल इंजन की तुलना में खाली जगह होती है। क्वेश्चन क्या बोला देखो, आमतौर पर पेट्रोल इंजन की तापीय क्षमता डीजल इंजन की तुलना में खाली जगह होती है। ये ऑप्शन देखेंगे अधिक, बी ऑप्शन कम, सी ऑप्शन देखेंगे समान, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही जगह यहाँ पे देखा जाए तो चार ऑप्शन में से, यानी आमतौर पर पेट्रोल इंजन की तापीय क्षमता डीजल इंजन की तुलना में कम होती है। हमारा कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आमतौर पर पेट्रोल इंजन तापीय क्षमता डीजल इंजन की तुलना में कम होती है, यानी पेट्रोल इंजन की तापीय क्षमता डीजल इंजन की तुलना में कम होती है, इसलिए हमारा कौन सा? बी ऑप्शन सही था। वहाँ पे आप लोग दिखाएं। फिर व्याख्या यहाँ पे देखा जाए तो डीजल इंजन में उच्च संपीड़न अनुपात और क्रम ऊर्जा घनत्व के कारण डीजल इंजन की
डीजल इंजन की थर्मल दक्षता पेट्रोल इंजन की तुलना में अधिक होती है। यानी देखा जाए तो थर्मल दक्षता पेट्रोल इंजन की तुलना में अधिक होती है। उसके बाद देखा जाए तो डीजल इंजन की समांतर दक्षता, यानी डीजल इंजन की समांतर दक्षता देखा जाए तो 30 से 50% के बीच होती है। डीजल इंजन की समान दक्षता क्या होती है भाई? 30 से 50% के बीच होती है, जबकि पेट्रोल इंजन की दक्षता जो है 20 से 40% के बीच होती है। अपना जो डीजल है 30 से 50 होती है, अब पेट्रोल जो है 20 से 40 होता है। हमेशा एक कम होता है, पेट्रोल से हमेशा एक कम है, बोलते डीजल से एक कम है। ध्यान देने का आप लोग, जो दक्षता है ना डीजल की ज़्यादा है, पेट्रोल की कम है। ध्यान देने का आप लोग थोड़ा इन बातों पे। तीसरा क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है? आईसी इंजन की इंडिकेटिंग पावर को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? यानी आईसी इंजन की इंडिकेटिंग पावर को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन देखेंगे डायनमोमीटर, बी ऑप्शन देखेंगे मोर्स टेस्ट, सी ऑप्शन देखेंगे अल्ट्रासैनिक परीक्षण, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा बताइए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? यहाँ पे मोर्स टेस्ट हो जाएगा, मोर्स टेस्ट हो जाएगा। यानी किस विधि का उपयोग किया जाता है भाई? मोर्स टेस्ट का विधि का उपयोग किया जाता है, मोर्स टेस्ट का विधि का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो इसका, यहाँ पे आईसी इंजन की सांकेतिक शक्ति को मापने के सही विधि मोर्स टेस्ट है। यानी आईसी इंजन की सांकेतिक शक्ति को मापने के सही विधि जो है वो कौन है? यानी मोर्स टेस्ट है। इसलिए हमारा वहाँ पे बी ऑप्शन सही था। यहाँ पे देखा जाए तो बी लिखा है। यानी मोर्स परीक्षण देखेंगे, मोर्स परीक्षण देखेंगे उसका, यह परीक्षण विशेष रूप से बहु सिलेंडर इंजनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें इंजन की गति को स्थिर रखते हुए, यानी इंजन की जो गति है उसे स्थिर रखते हुए, तब ब्रेक पावर में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, यानी ब्रेक के पावर को गिरावट को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सिलेंडर के स्पार्क प्लग को यानी काटकर सांकेतिक शक्ति का यानी निर्धारण किया जाता है। यानी प्रत्येक सिलेंडर को के स्पार्क प्लग को काटकर सांकेतिक शक्ति को निर्धारित किया जाता है। समझ में आ रहा नहीं आप लोग को कि कथा वाचन सुन रहे हो आप लोग? ऐसा मत करो यार, कथा वाचन मत सुनो, ध्यान दो थोड़ा पढ़ाई पे आप लोग। ये सब जो क्वेश्चन है ना, सही सच बताओ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है? आईसी इंजन का मोर्स परीक्षण करने के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थिर रखा जाता है? यानी किसे स्थिर रखा जाता है? आईसी इंजन का मोर्स परीक्षण करने के दौरान निम्नलिखित में से किसे स्थिर रखा जाता है? ए ऑप्शन देखें इंजन की गति, बी ऑप्शन देखेंगे रेचन गैस का तापमान, सी ऑप्शन देखेंगे रेचन गैस का दबाव, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमारा इसमें चौथा नंबर में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो हो जाएगा स्थिर रखने के लिए क्या होता है, किसे स्थिर रखा जाता है? इंजन की स्पीड को स्थिर रखा जाता है। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। इंजन यानी किसे स्थिर रखा जाता है भाई? इंजन की स्पीड, यानी आईसी इंजन का मोर्स परीक्षण करते के दौरान यानी इंजन की गति को स्थिर रखा जाता है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंजन की स्पीड को यानी इंजन की गति को स्थिर रखा जाता है। चलो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल में देखा तो आईसी इंजन मोर्स परीक्षण के दौरान इंजन की गति को स्थिर रखा जाता है। यानी जैसे मोर्स परीक्षण बहु सिलेंडर में इंजन की सांकेतिक शक्ति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इंजन की जो शक्ति है ना उसे निर्धारित करने के लिए स्थिर किया जाता है स्पीड को। परीक्षण में इंजन के एक निश्चित गति पर चलाना, यानी परीक्षा जब होगा उसे एक निश्चित गति पर चलाएंगे, फिर गति का स्थिर रखते हुए एक एक करके प्रत्येक सिलेंडर को यानी काटना और ब्रेक पावर में गिरावट को यानी नोट करना शामिल है।
यानी इसे प्रत्येक सिलेंडर में सांकेतिक शक्ति को यानी शक्ति की गणना करने की अनुमति मिलती है। समझ आ रहा कि नहीं आप लोग को भाई? आईसी इंजन के मोड्स परीक्षण के दौरान इंजन की गति को स्थिर रखा जाता है। यानी मोड्स परीक्षण बहु सिलेंडर इंजन की सांकेतिक शक्ति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। परीक्षण में इंजन को एक निश्चित गति से यानी गति पर चलाना, फिर गति को स्थिर करते हुए एक एक करके प्रत्येक सिलेंडर को काटना और फिर पावर में गिरावट को नोट करना शामिल है। यानी इसे प्रत्येक सिलेंडर को सांकेतिक शक्ति का गणना करने की अनुमति मिलती है, गणना करने की अनुमति मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है? 5 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो एसआई इंजन का पावर यानी एसआई इंजन की पावर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी एसआई इंजन की पावर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? ए ऑप्शन देखेंगे मोर्स टेस्ट, बी ऑप्शन देखेंगे डायनमोमीटर, सी ऑप्शन देखेंगे विलियन की रेखा विधि, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखा जाए तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यानी विलियन की रेखा की विधि उपयोग में नहीं किया जा सकता है। कौन? विलियन की रेखा की विधि। चलो एग्जाम्पल में देख लेते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल देखा तो एसआई इंजन की शक्ति को मापने के लिए जिस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है वह विलियन की लाइन विधि है। अन्य विधि यानी मोर्स परीक्षण और डायनमोमीटर आमतौर पर इंजन की शक्ति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी डायनमोमीटर मोर्स परीक्षण जो है ना, यानी इंजन की शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन में क्या लिखा है? आईसी इंजन की घर्षण पावर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? आईसी इंजन की घर्षण पावर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? ए ऑप्शन देखेंगे मोर्स, बी ऑप्शन देखेंगे डायनमोमीटर, सी ऑप्शन देखेंगे विलियन की रेखा विधि, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? बोलिए आप लोग। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, यानी डायनमोमीटर। डायनमोमीटर क्वेश्चन पे ध्यान दो ना आप लोग। आईसी इंजन की घर्षण पावर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? यानी घर्षण पावर ज्ञात करने के लिए हमें डायनमोमीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। घर्षण याद रखना आप लोग, घर्षण में डायनमो नहीं काम आएगा। चलो यानी मोड टेस्ट आ जाएगा, विलियन की रेखा आ जाएगी, दोनों आ जाएगा, पर डायनमोमीटर नहीं आएगा इसमें। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। आईसी इंजन की घर्षण पावर ज्ञात करने के लिए डायनमोमीटर विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अन्य विधि जैसे मोर्स टेस्ट और विलियन की रेखा का उपयोग घर्षण पावर ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? डायनमोमीटर का उपयोग इंजन की ब्रेक पावर को मापने के लिए किया जा सकता है। यानी डायनमोमीटर जो है यानी इंजन की ब्रेक का पावर मापने के लिए किया जा सकता है। यानी डायनमोमीटर जो है ना, क्या मापने के लिए किया जा सकता है? इंजन की ब्रेक पावर को मापने के लिए किया जा सकता है। याद आया कि नहीं आप लोग को? जिसका उपयोग घर्षण पावर की गणना के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह सीधे घर्षण पावर की नहीं मापता है। लेकिन यह सीधे घर्षण पावर को नहीं मापता है। ध्यान देने का आप लोग थोड़ा यहाँ पे देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखा है तो 7वां क्वेश्चन में क्या लिखा है? विलियन की रेखा पद्धति को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी विलियन की रेखा पद्धति को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी ये ऑप्शन देखेंगे
मोर्स टेस्ट, बी ऑप्शन देखेंगे ईंधन दर एक्सट्रपोलेशन विधि, सी ऑप्शन देखेंगे मोटरिंग टेस्ट, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। विलियन की रेखा पद्धति को किस नाम से भी जाना जाता है? ईंधन दर एक्सट्रपोलेशन विधि से, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ईंधन दर एक्सट्रपोलेशन विधि से भी जाना जाता है। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में लिखा है विलियन रेखा पद्धति को ईंधन दर यानी एक्सट्रपोलेशन विधि से फ्यूल रेट एक्सप्लोशन मेथड से के रूप में भी जाना जाता है। विलियन की रेखा पद्धति विलियन लाइन मेथड यानी विलियन लाइन मेथड एक ग्राफिकल विधि है, यानी एक जो है ग्राफिकल विधि है जो इंजन के प्रदर्शनी के यानी विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह विधि ईंधन की खपत और इंजन की शक्ति के बीच संबंध को दर्शाती है। समझ में आ रहा कि नहीं? देखो पहले क्या है ना, हम आप लोग को बस क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर बताते थे, अभी क्या एग्जाम्पल भी लेके आ रहा हूँ। एग्जाम्पल इसलिए लेके आता हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए, पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। जितना हो सके पूरी जानकारी आप लोग को देने की कोशिश करूँगा। पहले सीधा आंसर बताते थे आगे बढ़ते थे, अभी आप लोग एग्जाम्पल भी लेके आता हूँ। तो कृपया करके जितने नए बंदे देख रहे हैं उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो आप लोग, और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि वो भी बंदा पढ़ सके, अच्छा से एग्ज़ाम निकाल सके। हर एक ड्राइवर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? वास्तविक तापीय दक्षता और वायु मानक दक्षता के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी वास्तविक तापीय दक्षता और वायु मानक दक्षता के अनुपात को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन देखेंगे आयतनिक दक्षता, बी ऑप्शन देखेंगे वायु मानक दक्षता, सी ऑप्शन देखेंगे सापेक्ष दक्षता, डी ऑप्शन देखेंगे यांत्रिक दक्षता। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 8वां नंबर का देखा जाए तो 8 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सापेक्ष दक्षता, यानी वास्तविक तापीय दक्षता और वायु मानक दक्षता के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी सापेक्ष दक्षता कहते हैं, यानी रिलेटिव इफिशियंसी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिलेटिव इफिशियंसी। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर इसका। वास्तविक तापीय दक्षता और वायु मानक दक्षता के अनुपात को सापेक्ष दक्षता कहते हैं, सापेक्ष दक्षता कहते हैं। व्याख्या में देखा जाए तो क्या लिखा है? सापेक्ष दक्षता यानी रिलेटिव इफिशियंसी यह वास्तविक इंजन की दक्षता और उसके आदर्श वायु मानक दक्षता के बीच को अनुपात है, यानी अनुपात है। यह दर्शाता है कि वास्तविक इंजन अपने आदर्श यानी मॉडल के मुकाबले कितने यानी कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है। जैसे देखा जाए तो सापेक्ष दक्षता, जैसे रिलेटिव इफिशियंसी देखा जाए तो वह वास्तविक इंजन की दक्षता है, यानी दक्षता और उसके आदर्श वायु मानक दक्षता के बीच का अनुपात है। इन दोनों के बीच का अनुपात है, यह दर्शाता है कि वास्तविक इंजन अपने आदर्श मॉडल के मुकाबले कितना कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा देखा है तो वह गुण जो डीजल ईंधन के दहन की गति और प्रज्वलन के लिए आवश्यक संपीड़न का सूचक है या कहलाता है। यानी वह गुण जो डीजल इंजन के दहन की गति और प्रज्वलन के लिए आवश्यक संपीड़न का सूचक है कहलाता है। ये ऑप्शन देखेंगे ऑक्टेन संख्या से, या बी देखेंगे सशंतापूर्वक यानी सूचकांक यानी शशांत सूचकांक, सी ऑप्शन देखेंगे सीटेन संख्या,
डी ऑप्शन देखेंगे यानी वाष्पशीलता। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन सही होगा, सीटेन संख्या से। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा जो विकल्प था सही था, सीटेन संख्या है। जो सीटेन संख्या डीजल यानी डीजल इंजन के दहन गति और प्रज्वलन के लिए अवश्य संपीड़न का एक माप है। यानी सीटेन संख्या डीजल ईंधन की दहन गति और प्रज्वलन के लिए आवश्यक संपीड़न का एक माप है। विस्तार में देखेंगे, विस्तार में क्या लिखा है, सीटेन संख्या, सीटेन नंबर, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सीटेन नंबर, हिंदी बोलेंगे क्या, सीटेन संख्या। यह डीजल ईंधन की गुरुत्वा को यानी का एक माप है। यानी यह डीजल ईंधन की गुरुत्वा का एक माप है जो बताता है कि ईंधन कितनी जल्दी और आसानी से प्रज्वलित होता है। उच्च सीटेन संख्या का मतलब है कि ईंधन तेजी से प्रज्वलित हो और बेहतर जलेगा। सीटेन संख्या क्या मतलब होता है भाई, सीटेन संख्या क्या मतलब होता है भाई, बोलो ना, बोलो आप लोग। ईंधन तेजी से प्रज्वलित हो और बेहतर जले। सीटेन संख्या मतलब सीटेन नंबर जैसे जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, ईंधन तेजी से प्रज्वलित हो जाए और उसके बाद बेहतर जले, अच्छा जले वो। सीटेन का मतलब वही होता है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है बिना जले ईंधन और दहन के अन्य उत्पादक पिस्टन के छल्ले और सिलेंडर की दीवार के बीच रिसाव क्रैंक केस में नीचे यह रिसाव, बाद में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है, जरा आप लोग देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है बिना जले ईंधन और दहन के अन्य उत्पादक पिस्टन के छल्ले और सिलेंडर की दीवारों के बीच रिसाव क्रैंक केस में नीचे यह रिसाव है। ये ऑप्शन देखेंगे गैसों द्वारा यानी अपधाव, बी ऑप्शन देखेंगे रेचन गैस, सी ऑप्शन देखेंगे अपमर्जन, डी ऑप्शन देखेंगे कालिकड़ अपमार्जन। देखो भाई, अगर कहीं पे मेरे से मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ भाई, मैं तो अपने जाने पूरी प्रयास करता हूँ आप लोग के लिए। अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ तो सॉरी उसके लिए भाई। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गैस द्वारा अपधाव, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखा तो ए ऑप्शन गैस द्वारा उड़ाया जाना है, यानी गैसों द्वारा उड़ाया जाना है। ब्लो बाय का मतलब है बिना जले ईंधन और दहन के अन्य उत्पादक को पिस्टन रिंग और सिलेंडर की दीवार से होते हुए क्रैंक केस के यानी रिसाव होना। यह दहन कक्ष और क्रैंक केस के बीच दबाव के अंदर के कारण होता है। क्रैंक केस के बीच के दबाव के अंदर के कारण होता है, क्या होता है, रिसाव होता है। भाई आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बोलिए यस या नो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग यस या नो, नहीं तो फिर और अच्छा से एग्जाम्पल लेके आऊँगा थोड़ा बताने के लिए, समझाने के लिए। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग को और अच्छा से समझाऊंगा तोड़ के इसको। नहीं समझ में आ रहा तो यस बोलो, तो नो बोलो। समझ में आ रहा तो यस बोल दो आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर से आप लोग कमेंट करना भाई, भूलना मत आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 11 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा इंजन प्रदूषण नियंत्रण में प्रयुक्त EGR का सही पूर्ण रूप है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इंजन प्रदूषण नियंत्रण में प्रयुक्त EGR का सही पूर्ण रूप है। ये ऑप्शन देखेंगे इंजन गैस रिसाइकल, बी ऑप्शन देखेंगे पर्यावरण गैस रिसाइकल, सी ऑप्शन देखेंगे निकास गैस पुनः परिसंचारण, डी ऑप्शन देखेंगे निकास गैस पुनः
जर्नल। देखा है तो इंजन गैस रिसाइकल यानी इन्वायरमेंट गैस रिसाइकल, एग्जॉस्ट गैस रिसेंटलेस क्या है रेगुलेशन, हाँ ना रेगुलेशन। उसके बाद डी में देखा है तो एग्जॉस्ट गैस यानी रेगुलेशन, हाँ रेगुलेशन है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, देखा जाए तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। यानी निकास गैस पुनः परिसंचारण। चलो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या लिखा है एग्जाम्पल में यहाँ पे EGR का सही पूर्ण रूप एग्जॉस्ट गैस यानी रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन यानी एग्जॉस्ट गैस रेगुलेशन है। विकल्प हमारा कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही था। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 12 नंबर क्वेश्चन देखा है तो आईसी इंजन पावर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। यानी आईसी इंजन पावर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। ये ऑप्शन देखेंगे BHP = IHP - FHP। उसके बाद बी में देखेंगे BHP = IHP + FHP। सी ऑप्शन देखेंगे BHP = IHP प्रति FHP। डी ऑप्शन देखेंगे BHP = IHP × FHP। क्या चेंजेस आप लोग को देखने मिल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे और कहीं चेंजेस नहीं मिलेगा, सब सेम मिलेगा, यानी माइनस प्लस प्रति इंटू। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखा जाए तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा कौन सा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी BHP = IHP - FHP। अभी आप लोग आगे पूरा बताएंगे, आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोग को। देखो यहाँ पे क्या लिखा, आईसी इंजन पावर के लिए सही अभिव्यक्ति, ये ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। BHP = IHP - यानी FHP। देखो यहाँ पे लिखा है BHP IHP यानी FHP, यहाँ पे देखो माइनस दिया है, ध्यान दो आप लोग। यह एक सूत्र अंतरिक्ष दहन इंजन में ब्रेक हॉर्स पावर BHP इंडिकेटिंग हॉर्स पावर IHP और यानी घर्षण पावर IHP के बीच संबंध को प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपका जो है FHP, यहाँ पे FHP के बीच संबंध को प्रतिनिर्धारित्व करता है। देखो क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा टफ नहीं भाई, आप लोग बस समझो थोड़ा से ये करो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आप लोग को, घबराने का नहीं कभी भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो वाहन में HC उत्सर्जन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी वाहन में के HC उत्सर्जन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे FID, बी ऑप्शन देखेंगे CLD, सी ऑप्शन देखेंगे NDIR, डी ऑप्शन देखेंगे ये सभी। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ABCD तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है, ABC तीनों ऑप्शन, इसलिए हमारा डी में लिखें ए सभी है, इसलिए हम आल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सही उत्तर हमारा डी है, ये सभी है। यानी प्लेन आयनीकरण डिटेक्टर FID, उसके बाद एम्यूलेशन डिटेक्टर और नॉन डिस्प्रेसिव, ये क्या है एक सेकेंड, हाँ यानी डिस्प्रेसिव इंफ्रारेड यानी IDIR। यहाँ पे सभी विधियों वाहनों के यानी हाइड्रोजन कार्बन HC उत्सर्जन को मापने के लिए उपयोग की जाती है। यानी तीनों जो है ना ये भी विधि CLD HC नहीं यानी FID यानी NDIR, ये जो है ना तीनों विधि ये सभी क्या मापने के लिए हैं, उत्सर्जन
बहुत जो धुआं निकलता है ना, धुआं, उसको मापने के लिए काम आते हैं। ये तीनों चीज़ से हम माप सकते हैं, FID से, CLD से या NDIR से। धुआं को मापने के लिए उत्सर्जन जो बोलते हैं, उत्सर्जन धुआं जो होता है, एक झोंक से निकलता है धुआं, उससे हम बोलते हैं। उससे नापने के लिए तीनों में से कोई सी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो 14 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एग्जॉस्ट गैस यानी डिटेक्शन, एग्जॉस्ट गैस डिटेक्शन यानी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले CLD का सही फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी CLD का फुल फॉर्म क्या भाई, देखा जाए तो ये ऑप्शन देखेंगे, कलर लाइट डिस्पर्स। बी ऑप्शन देखेंगे, क्लोरोमेंस डिटेक्टर। सी ऑप्शन देखेंगे, कार्बन ल्यूमिनेंस डिटेक्टर। डी ऑप्शन देखेंगे, कार्बन लाइट डिस्पर्स। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी ल्यूमिनेंस डिटेक्टर। यानी इसका जो है क्या हो जाएगा, ल्यूमिनेंस डिटेक्टर, यानी ल्यूमिनेंस डिटेक्टर। हमारा कौन सा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। CLD का फुल फॉर्म क्या होता भाई, क्या होता भाई, ल्यूमिनेंस, उसके बाद डिटेक्टर। चलो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल में देखा है तो निकास गैस का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले CLD का सही पूरा रूप होता है यानी ल्यूमिनेंस डिटेक्टर। यानी क्या नाम था, पूरा नाम बोलो, पूरा नाम बोलो आप लोग, पूरा नाम क्या था भाई, क्या नाम था पूरा, बोलिए आप लोग। ल्यूमिनेंस डिटेक्टर। यह एक उपकरण है, यानी यह एक उपकरण है जिसका उपयोग रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित प्रकाश का पता लगाना यानी लगाकर नमूने में नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी कुछ गैसों की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। यानी क्या चीज़ भैया इसमें देखा है, क्या नाप सकते हैं हम, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी ऑक्साइड जैसी कुछ गैसों को सांद्रता को मापने के लिए किया जा सकता है। क्या, CLD यानी ल्यूमिनेंस डिटेक्टर से। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित में से कौन वाहन में सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का यानी उपयोग करने का उद्देश्य है। ये ऑप्शन देखेंगे, NOx को कम करने के लिए। बी ऑप्शन देखेंगे, HC को कम करने के लिए। सी ऑप्शन देखेंगे, CO को कम करने के लिए। डी ऑप्शन देखेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन, NOx को कम करने के लिए, NOx को कम करने के लिए। चलो एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा तो वाहनों में चयनात्मक पृथक्करण कमी का उपयोग करने के उद्देश्य NOx को कम करना है, NOx को कम करना है। इसीलिए हमारा सही उत्तर जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, NOx को कम करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, यानी यूरोपीय मानकों पर आधारित भारत स्टेज उत्सर्जन मापदंड पहली बार किस वर्ष में पेश किए गए थे। यानी यूरोपीय मानकों पर आधारित भारत स्टेज उत्सर्जन मापदंड पहली बार किस वर्ष में पेश किए गए थे। ये ऑप्शन देखेंगे 1990 में, बी ऑप्शन देखेंगे 1955, सी ऑप्शन 2000, डी ऑप्शन देखेंगे 2005। तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन सही होगा 2000 में पेश किए गए थे मानक उत्सर्जन। यानी व्याख्या में देखा जाए तो 2000 में भारत ने भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, भारत स्टेज एमिशन
नॉर्म्स को लागू किया जो यूरोपीय मानकों यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। यानी जो है अपना भारत स्टेट जो है 2000 में लागू किया था। 2000 रुपये मत बोल देना यार, 2000 में लागू किया था। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण यूरोपीय मापदंड से मेल खाने के साथ साथ निकास उत्सर्जन को काफ़ी कम करने के लिए उत्सर्जन मापदंड को छोड़ दिया गया था। यानी क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण यूरोपीय मापदंड से मेल खाने के साथ साथ निकास उत्सर्जन को काफ़ी कम करने के लिए उत्सर्जन मापदंडों में छोड़ दिया गया था। ए ऑप्शन देखेंगे BS1, बी ऑप्शन BS2, सी ऑप्शन देखेंगे BS5, डी ऑप्शन देखेंगे BS6। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाए कौन सा छोड़ा गया था हम लोग, BS1, BS2, BS3, BS4, BS5 हम लोग छोड़ दिए। BS5 की जगह पे BS6 हम लोग लाए थे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा BS5 को हम लोग छोड़ दिए थे यहाँ पे। चलो व्याख्या में देखा जाए तो क्या होता है, भारत ने उत्सर्जन नियमों को कम यानी क्रम में BS2, BS4 और BS6 को लागू किया, जो कि हालांकि उसने BS5 चरण को छोड़ दिया जो कि यूरोपीय मापदंड यूरोप 5 के अनुरूप था, ताकि भारत के उत्सर्जन नियमों यूरोपीय मानकों के साथ साथ जल्दी से मेल खा सके और साथ ही उत्सर्जन को नाटकीय रूप से कम किया जा सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो क्या लिखा है, 18 क्वेश्चन में क्या लिखा है, BS6 को देश भर में किस वर्ष लागू किया गया था। यानी देश भर में कब लागू किया था BS6, यानी ए ऑप्शन है 2018, सी में देखेंगे 2020 में, बी ऑप्शन देखेंगे 2019 में, डी में देखेंगे कभी नहीं ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा, 2020 में लागू किया था BS6। यहाँ पर देखा तो भारत में 1 अप्रैल 2020 से BS6 उत्सर्जन मापदंड पूरे देश में लागू किया गया था, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2020 यानी। 19 नंबर क्वेश्चन देखा है तो निम्नलिखित में से कौन वाहन के लिए PUC का सही पूर्ण रूप है। यानी निम्नलिखित में से कौन वाहन के लिए PUC का सही पूर्ण रूप है। यानी PUC का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। सी ऑप्शन देखेंगे प्राइवेट यानी यूटिलिटी सर्टिफिकेट, सी ऑप्शन देखेंगे पॉल्यूशन अंडर टेस्टिंग सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर सिटी। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी हिंदी बोलेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन सा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल में वाहन के लिए PUC का एक सही पूर्ण रूप प्रदूषण नियंत्रण है। यह एक प्रमाण पत्र है जो कि सत्यापित करता है कि वाहन का उत्सर्जन सरकार द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर है। यह भारत में सही वाहन मालिक के लिए अनिवार्य है, यानी सभी वाहन मालिक के लिए अनिवार्य है। 20 नंबर क्वेश्चन देखा है तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ट्यूबलेस टायर के साथ किस प्रकार के पहिए का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ए ऑप्शन देखेंगे डिस्क व्हील, बी ऑप्शन देखेंगे एलॉय व्हील, सी ऑप्शन देखेंगे वायर व्हील, डी ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन से वायर व्हील, जिसमें हमारा जैसे मान लो जिसमें हमारा ब्रेक ड्रम होता है ना, ब्रेक ड्रम बन गया, बाद में टायर बन गया। ये अपना बना रहता है तिर्री बोलते हैं ना, तिर्री गाँव में। अगर ए वाली रहेगी रिंग तो इसमें हमारा क्या है, ट्यूबलेस टायर नहीं फिट होगा। ट्यूबलेस टायर फिट करेंगे तो पता चले ये जो तिर्री का गैप रहेगा, गैप से हवा निकल जाएगी पूरी। बाद में जब पता चले कि पंचर है तो भाई इसलिए इस पर नहीं हो सकता। तो इसलिए वायर व्हील बोलते हैं ना, वायर व्हील, ये हमारा सी ऑप्शन से होगा वायर व्हील। यानी ट्यूबलेस टायर के साथ तो वायर व्हील सी का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
वायर व्हील की बनावट के कारण इसे रिम में छेद होते हैं, जिससे ट्यूबलेस टायर की फिट करना संभव नहीं होता है। ट्यूबलेस टायर हवा को रोकने के लिए किस अतिरिक्त यानी ट्यूब का उपयोग नहीं करता है, बल्कि टायर और अतिरिक्त परत हवा को बाहर निकालने से रोकने के लिए लेपित होती है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, टायर की फ्लाई रेटिंग क्यों दर्शाती है, यानी टायर की फ्लाई रेटिंग क्या दर्शाती है। टायर की फ्लाई रेटिंग क्या दर्शाती है भाई, ये ऑप्शन देखेंगे, टायर यानी रेटेड समर्थन और दक्षता, टायर रेटेड समर्थन और दक्षता। बी ऑप्शन में टायर के दबाव को अनुशासन। सी ऑप्शन देखेंगे, प्लाई यानी प्लाई वी यानी प्लाई की वास्तविक संख्या यानी प्लाई की वास्तविक संख्या। डी ऑप्शन देखेंगे, अभिमुखता अनुपात। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, टायर यानी टायर रेटेड सामर्थ्य और क्षमता, टायर रेटेड सामर्थ्य और क्षमता। एग्जाम्पल देख लो आप लोग, टायर की फ्लाई रेटिंग टायर की यानी रेटेड ताकत और भार वहन करने की क्षमता को दर्शाती है। इसीलिए सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही था, टायर की गति सामर्थ्य और क्षमता है। फ्लाई रेटिंग वास्तविक फ्लाई की संख्या यानी फ्लाई की संख्या अनुशासित टायर दबाव या पहलू अनुपात को संदर्भित नहीं करती है। देखो भाई, अगर कहीं पे मेरे से मिस्टेक हो रहा है तो इसलिए सॉरी चाहता हूँ। वैसे जहाँ तक अपने जाने में पूरी प्रयास करता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग है ना भाई, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ। कहीं पे मिस्टेक हुआ सॉरी उसके लिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि टाइम देखो क्या होता है ना, टाइम बहुत कम बचा रहता है, इसलिए दिन भर एक तो क्लास करो, उसके लिए क्लास करने के बाद शाम को आओ, शाम को 6 बजे 5 बजे आओ। 5 बजे आने के बाद फिर आप लोग को क्लास पूरा रेडी करना, फिर तैयारी करना, फिर उससे अपलोडिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, बहुत काम रहता है भाई। इसलिए ना जल्दी जल्दी चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अधिक हवा यानी 22 नंबर क्वेश्चन दिखाया, तो अधिक हवा भरे टायर का ट्रेड सबसे अधिक कहाँ घिसता है, यानी टायर में सबसे ज़्यादा हवा भर देंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे घिसेगा। ये ऑप्शन देखेंगे, कोने के किनारे के पास। बी ऑप्शन देखेंगे, केंद्र के पास। सी ऑप्शन देखेंगे, क्रॉस दिशा में। डी ऑप्शन देखेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे देखो ज़्यादा हवा भरेंगे तो बीच का, जैसे टायर जो होता है ना, ये टायर हो गया, बीच का जो पर्सन होता है, ये बीच का पर्सन, तो ये क्या होगा, राउंड में फूलेगा, ऐसा राउंड में, ये राउंड में फूलेगा। जब राउंड में फूलेगा ना तो कहाँ पे घिसाई होगा, ये बीच में ही घिसाई होगी। ये राउंड में फूलेगा तो बीच में ही घिसेगा ना, ये साइड को तो नहीं घिसेगा, साइड में नहीं घिसेगा कभी भी। जब भी घिसेगा बीच में घिसेगा, हवा ज़्यादा रहेगा तब। और ज़्यादा कम रहेगा तो आपको साइड में खींचेगा, बीच में नहीं घिसेगा। ज़्यादा कम होगा तो क्या होगा कि आपका साइड में टायर खींचेगा, घिस जाएगा साइड का टायर, बीच का जैस का तेज रहेगा। और जो टायर का मानक जैसे जितना दिया रहता है, अगर उतना भर के आप चलाइएगा तो एक बराबर खींचेगा, घिसेगा, जैसे दोनों तरफ यानी बराबर घिसेगा। ये नहीं कि आगे पीछे या तो दाहिने खींच रहा तो बाएं का ना, बाएं खींच रहा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेफ्ट खींच रहा तो राइट खींच रहा तो ऐसा नहीं, बराबर हवा रहनी चाहिए। कौन सा भी गाड़ी में बराबर हवा रखेंगे तो वहाँ पे बराबर टायर घिसेगा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही था, केंद्र के पास। चलो एग्जाम्पल देख लो इसका, टायर में हवा भर जाने पर ट्रेड के केंद्र के पास सबसे ज़्यादा घिसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि हवा भर जाने की वजह से टायर के केंद्र बाहर की ओर निकल जाता है, जिसे सड़क के संपर्क में ज़्यादातर हिस्सा प्रभावित होता है और उस क्षेत्र के तेज़ी से घिसा होता है। इसीलिए सही हमारा बी ऑप्शन सही था वहाँ पे। तो आपको बताए थे ना कि टायर, मान लो ये टायर है, अगर ज़्यादा हवा भरेंगे तो
तो बीच का फूला रहेगा, तो बीच का पर्सन ही घिसेगा, बीच का ज़्यादा हवा भर देंगे तो बीच का घुस जाए फूल जाएगा। फूलने से क्या होता है कि हमेशा घिसेगा, तो जब घिसेगा तो बीच का टायर कटेगा। कम हवा भरेंगे तो साइड का टायर घिसेगा साइड में। एक बराबर जो टायर का दिया है हिसाब, अगर पूरा हिसाब से भरेंगे तो फिर बराबर टायर बराबर घिसेगा, तब उसमें आगे पीछे कम बेसी नहीं करेगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो क्या लिखा है, ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का उद्देश्य क्या है। ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन देखेंगे यानी उभार कम करें। बी ऑप्शन देखेंगे घिसाव को समान करें। सी ऑप्शन देखेंगे टायर को कठोर को बढ़ाएं। डी ऑप्शन देखेंगे फ्लाई यानी अलगावे से बचें। तो यहाँ पे हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन घिसाव को समान करें, घिसाव को समान करें, एक बराबर घिसने के दो। एग्जाम्पल देखा जाए तो ऑटोमोबाइल के टायर रोटेशन का मुख्य उद्देश्य घिसाव को समान करना। बी ऑप्शन हमारा सही था। टायर रोटेशन का मतलब है कि टायर को समय समय पर उसकी जगह बदल यानी घुमाया जाता है। ऐसे इसलिए किया जाता है ताकि सभी टायरों पर समान घिसाव हो जाए, जिसका जीवन बढ़ सके। जैसे आगे का टायर पीछे कर दो, पीछे का टायर आगे कर दो, दाहिने का बाएं कर दो, बाएं का दाएं कर दो, तो क्या होगा, जो टायर ज़्यादा घिसा रहेगा तो इधर आके थोड़ा आराम मिल जाएगा उसको, बेचारा कम घिसेगा, फिर वो चलेगा तो बराबर लेकिन घिसेगा कम, ऐसा हो जाता है। चलो 24 नंबर देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या लिखा है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, टायर निर्देशक यानी 205 प्रति 55 R1675B में 205 क्या दर्शाता है भाई, ये सब क्या दर्शा रहा है। ये ऑप्शन देखेंगे यानी एस्पेक्ट रेशियो, ये ऑप्शन देखेंगे एस्पेक्ट रेशियो। बी ऑप्शन देखेंगे टायर की काट चौड़ाई। सी ऑप्शन देखेंगे व्हील रिम साइज। डी ऑप्शन देखेंगे स्पीड रेटिंग। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी टायर की काट चौड़ाई। चलो एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में भाई बहुत लंबा है, यहाँ पे इसका निर्देशक देख लो, चौड़ाई को दर्शाता है, इसीलिए सही हमारा उत्तर कौन सा, बी है। टायर का सेक्शन देखा जाए तो 205 जो था यानी मिलीमीटर के अनुभाग का चौड़ाई, मिलीमीटर का अनुभाग का चौड़ाई 55 जो दिया था हमारा, पहलू अनुपात चौड़ाई के प्रतिशत के रूप में यानी साइडो वाल का ऊंचाई। आर का मतलब क्या होता है, रेडियल निर्माण रस। 16 का मतलब क्या होता है, यानी पहिए के रिम का व्यास इंच में। 75 का मतलब क्या होता है, लोड सूचकांक यह दर्शाता है कि टायर अधिक कितना भार उठा सकता है। भी का मतलब भी अभी था ना, भी यानी गति रेटिंग वह अधिकतम गति दर्शाती है जिस टायर को सुरक्षित रूप से संभाल सकता है। देख लो आप लोग, समझ लो, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोल देना आप लोग। वहाँ पे जो था सब पूरा मैं यहाँ पे डिटेल में बता दिया हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर यह निर्धारित करता है कि उच्च से दिखाई देने वाली सीधी आगे की स्थिति से आगे और प्रति या पीछे के पहिए कितने अंदर या बाहर हैं। ये ऑप्शन देखेंगे पश्चांतर। बी ऑप्शन देखेंगे अंत सरल या वही सरल। सी ऑप्शन देखेंगे कैस्टर कोड। डी ऑप्शन देखेंगे कैम्बर कोड। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा, यानी अंत सरल प्रति वही सरल। एग्जाम्पल देख लो आप लोग इसका। वह पैरामीटर जो निर्धारित करता है कि सामने और या पीछे के पहिए सीधे आगे या स्थित से कितने यानी अंदर या बाहर है। जैसे कि ऊपर से देखा गया है कि बी टो इन प्रति टो आउट अंत सरल या प्रति वही सरल है, यानी बी टो इन टो आउट अंत सरल या प्रति वही सरल, इसको बोलते हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, जब साइज से
देखा जाता है जब जब साइड से देखा जाता है तो लंबवत रेखा और किंगपिनी केंद्र रेखा के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? जब साइड से देखा जाता है तो लंबवत रेखा और किंगपिनी केंद्र रेखा के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन देखेंगे, कैम्बर कोण कहा जाता है या कैस्टर कोण कहा जाता है, सी ऑप्शन अंत सरल कहा जाता है, डी में देखा जाए तो वही सरल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा कैस्टर कोण कहा जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही है। कास्टर एंगल बोलते हैं, कास्टर एंगल, कास्टर कोण, ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो आप लोग यहाँ पे, यानी ऊर्ध्ववरक है ना, ऊर्ध्वधरक रेखा और किंगपिनी केंद्र रेखा के बीच के कोण को जब बगल से देखा जाता है तो कास्टर कोण कहा जाता है, यानी कास्टर कोण कहा जाता है। इसीलिए उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही था। 27 नंबर क्वेश्चन देखा तो 27वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक प्रतीक जिसमें टायर के घिसे हुए ट्रेड को उनकी संरचना को बदले बिना एक नए ट्रेड से बदल दिया जाता है के रूप में जाना जाता है। के रूप में जाना जाता है भाई, ये ऑप्शन देखेंगे टायर इन्फ्लेसिंग, बी ऑप्शन देखेंगे टायर रिटेडिंग, सी ऑप्शन देखेंगे टायर ब्लेडिंग, डी ऑप्शन देखेंगे टायर रोटेटिंग। यहाँ पे टायर रोटेटिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, टायर रोटेटिंग हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टायर रोटेटिंग। चलो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखा तो सही जवाब हमारा बी ऑप्शन सही था वहाँ पे, टायर रिटेडिंग है। टायर रिटेडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टायर के घिसे हुए ट्रेड को नए ट्रेड में बदल दिया जाता है बिना टायर की संरचना को बदले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28वें क्वेश्चन में देखा जाए तो अगर पहिए में अत्यधिक बहिष्करण के कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? अगर पहिए में अत्यधिक बहिष्करण के कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ये ऑप्शन देखेंगे टायर के बाहरी सोल्ड में घिसाव, बी ऑप्शन देखेंगे बाहर के अंदरूनी सोल्ड में घिसाव, सी ऑप्शन देखेंगे टायर के केंद्र यानी खंड में तेजी से घिसाव, डी ऑप्शन देखेंगे टायर पर कोई घिसाव नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, टायर के बाहरी सोल्ड में घिसाव, टायर के बाहरी सोल्ड में घिसाव। एग्जाम्पल देख लो आप लोग यहाँ पे, आगे के पहिए में अत्यधिक टो आउट के कारण टायर के बाहरी कंधे घिस सकते हैं, इसलिए उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे टो आउट का मतलब है कि टायर का अगला हिस्सा वाहन के केंद्र से दूर की ओर इशारा करता है। उसका इस संरेखण समस्या के कारण टायर की बाहरी किनारे सड़क की सतह पर घिसते और रगड़ते हैं, जिससे बाहरी कंधे पर घिसाव बढ़ जाता है। ताकि उचित रूप से संरेखित पहिए टायर पर समान घिसाव सुनिश्चित करता है और बेहतर हैंडलिंग और स्थिरता में योगदान करते हैं। 29वां क्वेश्चन देखा तो 29वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? दिए गए टायर के रेटिंग यहाँ पे फिर से टायर का रेटिंग दिया गया P175 प्रति 75 R1487B में भी अक्षर क्या निर्देशित करता है? ये ऑप्शन देखेंगे बिल सर्कल व्यास, बी ऑप्शन देखेंगे रिम व्यास, सी ऑप्शन देखेंगे स्पीड रेटिंग, डी ऑप्शन देखेंगे लोड रेटिंग। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा, स्पीड रेटिंग हो जाएगा।
हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो आप लोग, यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में देखा है तो 30वां क्वेश्चन में देखा तो टायर में हील या टो यानी वियर निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकता है। टायर में हील या टो वियर निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकता है। ये ऑप्शन देखेंगे सुनिश्चित टो सेटिंग, बी ऑप्शन देखेंगे यानी न्यून इनफ्लेशन न्यू इन्फ्लेशन, सी ऑप्शन देखेंगे अति इन्फ्लेशन, डी ऑप्शन देखेंगे अत्यधिक त्वरण और आरोधन। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनुचित टो सेटिंग। उसका एग्जांपल देख लो यहाँ पे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।